हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लाइव स्ट्रीम बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास जब जूलॉजी की चली थी जिसमें मैंने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था, ठीक। यानी कि पहली क्लास मैंने ली थी बीएससी फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी की, जो कि पहली क्लास थी जिसमें मैंने आपको सिर्फ यूनिट पहले के जिसमें आपको रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ना था, यानी कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ना था, जिसके बारे में मैंने आपको वहाँ पे थोड़े इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक। यानी कि जो आपका जीन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, यानी कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी, वो क्या होता है, ठीक, वो कैसे वर्क करते हैं, सारी बेसिक चीज़ें आपको बताई थी, यानी कि थोड़े इंट्रोडक्शन की बातें बताई थी। आज उन्हीं सब चीज़ों को एक बार फिर से रिवाइंड करते हुए हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो आपको पता है कि जो आपका बीएससी फोर्थ सेमेस्टर है, यूनिट फर्स्ट, उस यूनिट फर्स्ट में आपको जो पहला टॉपिक पढ़ना है, यानी कि आपके जो यूनिट का नाम है वो है आपका प्रिंसिपल ऑफ जीन मैनिपुलेशन। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ जीन मैनिपुलेशन। तो आज इस जीन मैनिपुलेशन के यूनिट में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि जीन मैनिपुलेशन क्या होता है, और उसके बाद हम लोग रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसके मेथड के बारे में समझेंगे, कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, क्या होता है प्लाज्मिड, क्या होते हैं वेक्टर, ठीक, क्या होता है रिस्ट्रिक्टर एंडोन्यूक्लिएज, ठीक। तो क्या होता है जीन थेरेपी, सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ से अच्छे से समझेंगे, ठीक। वेक्टर, प्लाज्मिड, टिकुलाई बैक्टीरिया, सभी के बारे में हम लोग समझेंगे। तो पहली बात हम समझते हैं कि जो आपका यूनिट है प्रिंसिपल ऑफ जीन मैनिपुलेशन, ठीक। जो आपका यूनिट पहला है प्रिंसिपल ऑफ जीन मैनिपुलेशन, पहले हम इसी के बारे में समझते हैं कि जीन मैनिपुलेशन होता आखिर क्या है, कि जीन मैनिपुलेशन क्या होता है, इसका वर्क क्या है। तो आप लोग हेडिंग लगाइएगा जीन मैनिपुलेशन, ठीक। तो जीन मैनिपुलेशन क्या है? तो जीन मैनिपुलेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी एक पार्टिकुलर कैरेक्टर को, जिसको आप बायोलॉजिकल भाषा में, बायोलॉजिकल लैंग्वेज में ट्रेड से बोलते हैं, ठीक। किसी एक पार्टिकुलर कैरेक्टर को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र करना, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र करना क्या कहलाता है? जीन मैनिपुलेशन। सपोज दैट, मान लीजिए कि कोई करेक्टर है जो पहली पीढ़ी में दिखाई पड़ रहा है, अब उसी करेक्टर को दूसरे पीढ़ी में आपको ट्रांसफ़र करना है, तो क्या कहलाता है? जीन मैनिपुलेशन, ठीक। यानी कि किसी भी करेक्टर को, चाहे वो कोई भी करेक्टर हो, एनीवे कुछ भी हो सकता है, वो आप उसको एक जनरेशन से, ठीक, या फिर एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करें, ठीक। देखिए इसका एक बेस्ट एग्जांपल होगा, सपोज करिए कि एक प्लांट है, ठीक, प्लांट है जो हाई यील्डिंग प्लांट है, ठीक, यानी कि बहुत ज़्यादा पैदावार वाले प्लांट है। एक प्लांट है ऐसा है जो कम पैदावार होता है। अब इसके जीन को जब आप इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे डीएनए के द्वारा, डीएनए से इसके जीन को प्यूरिफाइड करके ट्रांसफ़र कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा, एक ऐसा प्लांट हो जाएगा जो हाई यील्डिंग हो जाएगा, यानी कि इसके करेक्टर इसमें आ जाएंगे। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? जीन मैनिपुलेशन, ठीक। तो आई होप जीन मैनिपुलेशन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि जीन मैनिपुलेशन क्या होता है। तो जीन मैनिपुलेशन यानी कि इट इज ए प्रोसेस, ये क्या, एक प्रक्रिया है इन विच जीन ऑफ ए पार्टिकुलर ट्रेड्स, जीन का किसी एक पार्टिकुलर करेक्टर को, जिसको आप ट्रेड्स कहते हैं, उसको ट्रांसफर करते हैं हम लोग वन ऑर्गेनिज्म टू एंड अदर ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जब ट्रांसफ़र किया जाता है किसी ट्रेड्स को, किसी करेक्टर को, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? जीन मैनिपुलेशन, ठीक। आगे समझते हैं, हेयर ऑफ जीन करेक्टर इंट्रोड्यूस इन क्रोमोसोम सेल। अब बात करते हैं कि जो वो आपका जीन
मैनिपुलेशन होता है वो जीन को ट्रांसफ़र कहाँ किया जाता है, तो डीएनए के क्रोमोसोम में, सेल में डीएनए है, डीएनए के अंदर क्रोमोसोम है, उस क्रोमोसोम में उस कैरेक्टर को ट्रांसफ़र किया जाता है। अब वो चाहे प्लांट हो चाहे ऑर्गेनिज्म, दोनों में ये प्रक्रिया होती है जिसको हम लोग ट्रांसजेनिक कहते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल का फॉर्मेशन इसी तरीके से होता है और ट्रांसजेनिक प्लांट का फॉर्मेशन भी इसी तरीके से होता है, जीन मैनिपुलेशन के थ्रू। ठीक, तो ट्रांसजेनिक एनिमल और ट्रांसजेनिक प्लांट इसी के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक, आगे समझते हैं, हम इसका एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे जो बीटी कॉटन होते हैं, ठीक, जो बीटी कॉटन होते हैं उसमें क्या होता है, वो बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट रहते हैं। ठीक, यानी कि उस पर बैक्टीरियल एक्टिविटी नहीं होने पाती, क्योंकि वो बैक्टीरिया के, जो उसमें बैक्टीरिया है उसके रेजिस्टेंट उसमें जीन पाए जाते हैं। ठीक, देयर आर यूज्ड इन डिफरेंट प्लांट टू प्रोटेक्ट द क्रॉप एंड ग्रोथ। अब जो बीटी कॉटन होते हैं, क्रॉप्स होते हैं, उसमें क्या होता है, मैंने बताया कि उसमें बैक्टीरियल जीन होता है जिससे वो प्रोटेक्ट रहते हैं, जिसपे कोई ऑर्गेनिज्म अटैक नहीं कर पाता। अब उसी का जीन निकाल करके डिफरेंट टाइप के प्लांट में डाल दिया जाता है ताकि उस क्या करे, ग्रो भी अच्छा करे और प्रोटेक्ट भी रहे। तो ये क्या है, एक प्रकार का जीन मैनिपुलेशन है। ठीक, तो आई होप आपको जीन मैनिपुलेशन एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं जो आपका ये प्रिंसिपल ऑफ जीन मैनिपुलेशन यूनिट फर्स्ट है, ये आपका बायोटेक्नोलॉजी से एकदम को रिलेट करता हुआ टॉपिक है। ठीक, तो ये एकदम समझ लीजिए कि जो आपकी बायोटेक्नोलॉजी है उसी का एक पार्ट है, उसी का एक पार्ट दिया गया है यहाँ पे, यानी कि उसी की एक छोटी सी पार्ट दिया गया है जिसके बारे में आपको पढ़ना है। तो समझ लेते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। ठीक, तो अगर बायोटेक्नोलॉजी आपके थोड़े सा इंट्रो बेस समझ लेंगे आप, तो आपको जो उसके अंदर की चीज़ें, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर की जो चीज़ें हैं उसको समझना और इजी हो जाएगा। ठीक, तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है, तो बायोटेक्नोलॉजी एक साइंटिफिक मेथड है। ठीक, क्या है, इसका उपयोग करके इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो बायोलॉजिकल साइंस में किया जाता है, यानी कि प्लांट पे किया जाता है इसका रिसर्च, इसका रिसर्च, बायोटेक्नोलॉजी का रिसर्च एनिमल पे किया जाता है। तो ये क्या हुआ, एक बायोलॉजिकल साइंस हुआ जो किससे जुड़ी हुई है, आपके लाइफ से, यानी कि ये क्या हुआ, लाइफ साइंस हुआ, यानी कि ये आपके बायोलॉजिकल साइंस से जुड़ा हुआ है और आपके लाइफ से। तो ये क्या है, तो यह एक टेक्नोलॉजी है जो आपके बायोलॉजिकल साइंस इन साइंस लाइफ, जो आपके लाइफ से जुड़ी हुई है। ठीक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं आगे, यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनी एंजाइम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनी प्रोसेस कॉल्ड एज बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पे कहने का मतलब ये है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो तो वो लिविंग होना चाहिए। अब उसके अंदर कोई भी हम लोग एंजाइम प्रोड्यूस्ड करा दें उस ऑर्गेनिज्म को, उस ऑर्गेनिज्म में, उस प्लांट में या फिर उस एनिमल में, ऑर्गेनिज्म में प्लांट और एनिमल दोनों आते हैं। तो अगर उसके अंदर कोई हम एंजाइम प्रोड्यूस्ड करा दें तो उस प्रक्रिया को ही हम लोग बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। ठीक, जैसे वैक्सीन को बनाया जाता है, तो वैक्सीन बनाने के बाद किसी ह्यूमन बीइंग पे क्या किया जाता है, उसका ट्रायल किया जाता है। अगर ह्यूमन के लिए वो बना हुआ है तो ह्यूमन बीइंग पे ही ट्रायल होगा। तो वो एक प्रकार का है, वो एक प्रकार की बायोटेक्नोलॉजी है। ठीक, यानी कि वो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ही बनाई गई। करेक्शन ऑफ जीन, अगर आपके जीन में या फिर किसी प्लांट के जीन में या फिर किसी ह्यूमन बीइंग के जीन में कोई प्रॉब्लम है, तब उसका करेक्शन बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू किया जाता है। अगला एग्जाम्पल आता है आपका IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको आप लोग टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम जानते हैं, यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जानते हैं। तो इसके भी एक प्रकार की क्या, ये भी एक प्रकार का बायोटेक्नोलॉजी है। जीन थेरेपी क्या है, जीन में किसी भी प्रकार की अगर कोई त्रुटियां है उसको ठीक करना ही जीन थेरेपी कहलाता है। तो जीन थेरेपी क्या है, एक प्रकार की बायोटेक्नोलॉजी है। बीटी क्रॉप बनाना, यानी कि जिसको आप लोग बायोटेक्नोलॉजी क्रॉप बोलते हैं, वो क्रॉप क्या है, एक प्रकार की बायोटेक्नोलॉजी है। ठीक, अगला है आपका मेकिंग ऑफ वाइन, वाइन को बनाना, विस्की बनाना, ये सब क्या एक प्रकार की बायोटेक्नोलॉजी है। मेकिंग ऑफ कर्ड, दही बनाना भी एक प्रकार की बायोटेक्नोलॉजी में आती है। मेकिंग ऑफ ब्रेड एक प्रकार की बायोटेक्नोलॉजी ही है। इतनी सारी बात करते हुए समझते हैं कि जब इतनी बातें बायोटेक्नोलॉजी की हो ही रही है, तो एक बात और समझते हैं कि फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कौन है। ठीक,
बायोटेक्नोलॉजी की खोज किसने की थी? तो आपको पता होना चाहिए कि जो बायोटेक्नोलॉजी है उसके फादर है पाउल वर्ग। तो फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी किन्हें बोला जाता है? पाउल वर्ग। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सेमेस्टर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और एनी कम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी भी आप कम्पिटेटिव एग्जाम में बैठते हैं तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आने के संभवतः बहुत चांस है। ठीक, अब बात करते हैं कि फादर ऑफ इंडियन बायोटेक्नोलॉजी कौन है। क्योंकि आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि फादर ऑफ इंडियन बायोटेक्नोलॉजी कौन है। तो फादर ऑफ इंडियन बायोटेक्नोलॉजी है किरण, ठीक, मजुम्बर, ठीक, मजुंदर शाह, ठीक। तो ये क्या है? इंडिया के इंडियन बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक। कभी कभी आप लोग बुक या नोट्स में देखेंगे कि लालजी, प्रोफेसर लालजी सिंह को कहा जाता है फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। उन्होंने फिंगरप्रिंटिंग के बेस पे कार्य किया था, जो भी एक बायोटेक्नोलॉजी के में ही आता है। तो उनको भी आप कई कई बुक में देखेंगे कि उन्हें भी कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन बायोटेक्नोलॉजी। अब जब इतनी बात हम लोग समझे कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, जीन मैनिपुलेशन क्या है, अब हम सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं, जिसको समझने के लिए आपको ज़्यादा अब दिक्कत नहीं होगी, यानी कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी को समझना अब इजी हो जाएगा क्योंकि आपने जीन मैनिपुलेशन समझ लिया और आपने बायोटेक्नोलॉजी को समझ लिया। जब बायोटेक्नोलॉजी आप पढ़ेंगे तो सबसे पहला टर्म ही आता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक। उनमें यही सबसे पहली टॉपिक पूछी जाती है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, या फिर इसी को दूसरे नाम से आरडीएनए टेक्नोलॉजी। आरडीएनए टेक्नोलॉजी किससे पूछा जाता है, या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग पूछ लिया जाता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है। तो अगर एक शब्द में बात करें कि जेनेटिक इंजीनियरिंग को किसी जीन को किसी जीन को निकाल करके किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल करके उसको कल्टीवेट करना, उसको कल्चर मीडियम में प्रोड्यूस करना ही क्या कहता है? आरडीएनए टेक्नोलॉजी या फिर रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक। तो अभी इसके बारे में हम लोग डिटेल से समझते हैं कि जो आपका रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है या फिर आरडीएनए टेक्नोलॉजी है, ये होता क्या है, ठीक। उससे पहले बात कर लेते हैं जो आपका आरडीएनए टेक्नोलॉजी है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसको सर्वप्रथम यानी कि इसको फादर ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी यानी कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसके फादर हैं बोयर एंड कुहन। बोयर एंड कुहन ने इस टेक्नोलॉजी का, इस मेथड का उपयोग किया था। सबसे पहले इन्हीं ने इस टेक्नोलॉजी का मेथड किया था। कैसे किया था, कब किया था, ये अभी सारी बातें हम आपको एकदम अच्छे से बताएंगे। तो बात समझ लीजिए कब किया था? 1972 में किया था। 1972 में किया था। बाकी सभी जो प्रोसेस थी किस में किया था, वो सब चीज़ें आपको हम बताएंगे। उससे पहले हम लोग जेनेटिक रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या फिर आरडीएनए टेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, पहले उसके डिफिनीसन के बारे में समझ लेते हैं कि हमारी डिफिनीसन क्या कहती है, ठीक। तो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ठीक, यानी कि आपके विज्ञान की एक ऐसी ब्रांच, एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत, जिसमें हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी कि जीन का क्या करना, जीन पे इंजीनियरिंग करना, यानी कि जीन को जो है कि करेक्शन करना, जीन पे वर्क करना ही क्या कहलाता है? आपका आरडीएनए टेक्नोलॉजी। अब इस आरडीएनए टेक्नोलॉजी का जो मैकेनिज्म है वो क्या होगा, वो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपको ये सारे जो आपको डिफिनीसन दिख रहे हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे, एकदम आसान लगने लगेंगे। सपोज करिए कोई ये डीएनए है, ठीक। अभी इसके मैकेनिज्म के बारे में हम लोग समझेंगे। अब इस डीएनए को काट करके किसी दूसरे ऐसे फैक्टर में इंट्रोड्यूस कर देना, जो क्या करते हो? क्लोनिंग करते हो, जो क्या करते हो? कॉपियाँ करते हो, एम्प्लीफिकेशन करते हो, जिसको आप कर सकते हैं एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन करते हो और एम्प्लीफिकेशन करके डिजायर्ड प्रोडक्ट आप जो चाहे मनचाहे प्रोडक्ट बनवा ले। इसी को हम लोग आरडीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं, ठीक। तो मैंने बताया कि कोई जीन है, कोई डीएनए है, उसको आप काट करके किसी ऐसे
ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र कर दे, जो क्लोनिंग का काम करे, एम्प्लीफिकेशन का काम करे और उससे आपको डिजायर प्रोडक्ट मिल जाए, जो आप चाहते हो वो प्रोडक्ट मिल जाए फॉर ह्यूमन वेलफेयर, मनुष्य के भलाई के लिए ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए। उसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, आरडीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक, तो मैंने बताया आपको क्या होता है आरडीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक, आरडीएनए टेक्नोलॉजी आपको समझ में आया होगा। नहीं आता है फिर भी आगे हम एकदम इसी लेक्चर में अभी हम एकदम डिटेल से बताएंगे, उसके मैकेनिज्म को बताएंगे, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो मैंने बताया कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर फॉर्मेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकम्बिनेंट डीएनए टू प्रोड्यूस डिजायर प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक, कि जीन ऑफ इंटरेस्ट के द्वारा, जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, यानी कि डीएनए का एक छोटा पार्ट। ठीक, डीएनए का छोटा पार्ट ही जीन ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। तो उसके द्वारा किसी डिजायर्ड प्रोडक्ट को फॉर्मेशन करना क्या है, जेनेटिक क्या है वो आपका आरडीएनए टेक्नोलॉजी। अब इसी चीज़ को दूसरे लैंग्वेज में समझते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक, डीएनए का छोटा पार्ट क्या होता है, जीन ऑफ इंटरेस्ट। उस छोटे पार्ट को वेक्टर के साथ, वेक्टर क्या होता है अभी आपको बताते हैं वेक्टर क्या होता है। ठीक, वेक्टर के साथ जोड़ देना, किसके द्वारा जुड़ेगा, वो एंजाइम के द्वारा जोड़ देना। एंजाइम के द्वारा जब वो जुड़ जाता है उसको आरडीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। उस आरडीएनए को इसमें ट्रांसफ़र कर देना, किसी होस्ट में ट्रांसफ़र कर देना, जो क्या करे, क्लोनिंग का काम करे, और क्लोनिंग का काम करके एक प्रोडक्ट तैयार करे जिसको हम लोग आरडीएनए टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। ठीक, तो ये सारे आपको आप अभी डिफिनेशन हम दे दे रहे हैं, आप जो आपको अच्छे लगे वो डिफिनेशन आप नोट आउट कर लीजिएगा, या फिर आप सारे डिफिनेशन नोट आउट करके आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व यूजिंग एंजाइम। जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होता है उसमें एंजाइम का उपयोग किया जाता है। ठीक, उसमें डिफरेंट टाइप के एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। ये एक प्रकार की लेबोरेटरिक मेथड है, यानी कि ये क्रिया लेबोरेटरी में की जाती है, ना कि आप चाहें किसी जीन को उखाड़ के उसके जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल लें, डीएनए को निकाल के जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल लें और वेक्टर को ला के लाइगेट कर दें। तो ये एक प्रकार की फाइन प्रोसेस होती है जिसको करने के लिए हमको लेबोरेटरी की आवश्यकता पड़ती है, साइंटिस्ट की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व यूजिंग एंजाइम एंड वेरियस लेबोरेटरी टू मैनिपुलेट एंड आइसोलेट डीएनए सेगमेंट ओवर जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक, यानी कि इसके द्वारा हम लोग डीएनए के छोटे से फ्रेगमेंट को आइसोलेट करते हैं, उसको निकालते हैं और फिर उसको हम लोग किसी ट्रांसफ़र यानी कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र कर देते हैं। एक लास्ट डिफरेंस समझते हैं और इसी के बाद हम आपको मैकेनिज्म समझाएंगे कि आपके जो डीएनए रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी उसका मैकेनिज्म क्या होता है। ठीक, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट ज्वाइनिंग द टू डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। इसमें क्या होता है, डीएनए के दो डिफरेंट मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ करके एक नई स्पीसीज के साथ प्रोडक्शन करते हैं, एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हैं जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए होता है, ह्यूमन की भलाई के लिए होता है। इसी को हम लोग रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। ये सारी जो 5-6 डिफिनीसन 3-4 डिफिनीसन मैंने बताई आपको, ये सब रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की डिफिनीसन थी। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। ठीक, जो ये मैकेनिज्म था सबसे पहले ब्रोयर और कुहन ने दिया था, उन्हीं के द्वारा जो मैकेनिज्म था पहले उसको समझते हैं जो उन्होंने दिया था। ठीक, तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि क्या होते हैं कि जैसे कोई जीन है, सपोज करिए ये एक डीएनए है। ठीक, इस डीएनए का में कुछ भाग फंक्शनल होते हैं, कुछ भाग फंक्शनल नहीं होते हैं, जिसको हम लोग एक्स्ट्रॉन और इंट्रॉन का नाम देते हैं। ठीक, इंट्रॉन एक्स्ट्रॉन, यानी कि जो पार्ट फंक्शनल होगा और जो पार्ट फंक्शनल नहीं होगा उसी के बारे में क्या उन्होंने कहा कि सपोज करिए ये जीन है, उस जीन में ये जो पार्ट आपको इतना दिख रहा है ये क्या है, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि ये फंक्शन कर सकते हैं आप जो प्रोडक्ट चाहें। ठीक, सपोज करिए कि आपके बॉडी में इंसुलिन का फॉर्मेशन कम हो रहा है। अब इंसुलिन क्या होता है, यानी कि अगर आपको डायबिटीज़ हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन का फॉर्मेशन कम हो रहा है। तो इंसुलिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो आपके
जो है कि पैनक्रियाज के बीटा सेल से। पैनक्रियाज के बीटा सेल से क्या होता है कि जब इंसुलिन का फॉर्मेशन कम होता है तो आपके बॉडी में डायबिटीज़ हो जाता है, जिसको आप लोग मधुमेह कहते हैं। ठीक उसी संदर्भ में सपोज करिए कि आपके बॉडी में जो है कि क्या डायबिटीज का जो प्रोडक्शन है, एंजाइम जो है डायबिटीज का, वो कम रिलीज हो रहा है। अब उसको जो है कि सिक्रेशन के लिए या फिर आप उसमें क्या करें, उसके जीन को ट्रांसफर करवाएं या फिर आप उस प्रकार की कोई एंटीबायोटिक ले, कोई इंजेक्शन ले, जिस प्रकार से आपके बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन होने लगे, तो उसी लिए इस चीज़ का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो उन्होंने क्या किया, सर्वप्रथम सबसे पहले उन्होंने साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम एक बैक्टीरिया लिया, जिसमें दो प्रकार के जीन पाई जाती है। एक उसका मेन जीन होता है और दूसरा उसका क्या होता है, प्लाज्मिड होता है, जिसमें क्या होता है, वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, यानी कि वो एक्स्ट्रा पार्ट होता है डीएनए का। तो एक बार फिर समझिए, जो हमारे साइंटिस्ट थे ब्लोयर एंड कोहेन ने, इन्होंने क्या किया, एक जो है कि साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का बैक्टीरिया लिया। ठीक, जो क्या होते हैं, उसमें दो प्रकार के जीनोम पाए जाते हैं। ठीक, यानी कि एक मेन डीएनए होता है, एक जो है कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। तो उस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को प्लाज्मिड बोला जाता है। जो प्लाज्मिड होते हैं वो एंटीबायोटिक होते हैं, यानी कि वो बैक्टीरिया से, फंजाई से, यानी कि जितने भी एक्टिव साइट जो है कि एंटीबॉडिक होते हैं, ठीक, यानी कि पैथोजन जिसको बोलते हैं, ठीक, वो उनसे लड़ने की क्षमता उनमें होती है, यानी कि उनमें एंटीबॉडी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। ठीक, यानी कि पैथोजन से लड़ने की क्षमता ज़्यादा होती है, क्योंकि उनमें एंटीबॉडी रेजिस्टेंट जीन पाया जाता है। ठीक, अब उन्होंने क्या किया, इस प्लाज्मिड से एक डीएनए जोड़ दिया। ठीक, जो डीएनए उन्होंने निकाला था, किसी भी ह्यूमन बीइंग का निकाल ले या फिर किसी, सपोज करिए किसी एनिमल का, सपोज दैट मॉइस का, चूहे का, सफ़ेद वाले चूहे का निकाल लिया उन्होंने, तो उसके साथ उन्होंने उसको जोड़ दिया। उस डीएनए को, जो चूहे का या फिर किसी का निकाला, ठीक, जो जीन आप इंटरेस्ट था हमारा, उसको निकाल करके इस प्लाज्मिड से जोड़ दिया। अब ये प्लाज्मिड को जब जोड़ दिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आरडीएनए। ठीक, यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये क्या बन गया, आरडीएनए। ठीक, यानी कि यहाँ पे क्या, ये वेक्टर है, इसमें ला के क्या जोड़ दिए, जीन ऑफ इंटरेस्ट। जब जीन ऑफ इंटरेस्ट जोड़ दिए तो उन्होंने उसको कल्चर मीडियम में रख दिया, जिसमें ई कोलाई बैक्टीरिया थी। अब उससे वो मिल करके बहुत सारी कॉपियाँ बना लिया, किसका, प्रोडक्ट का, बहुत सारे मात्रा में प्रोडक्ट का निर्माण करने लगा। ये लार्ज अमाउंट में कार्य होते, यानी कि छोटे 1 या 2 लीटर के लिए नहीं, ये सारे लगभग 100, 200, 400, 500, 1000, 2000 ml के लिए, लीटर के लिए, आप बोलिए लीटर के लिए ऐसा काम किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक, अब क्या हुआ, अब ये जो आपका प्रोडक्ट बन गया, मान लीजिए ये 1000 लीटर है। ठीक, सपोज करिए ये कितना, 1000 लीटर। अब इसको प्यूरीफाई किया जाएगा। और एक चीज़, जो यहाँ पे ढेर सारी बनी प्रोडक्ट, वो किसके द्वारा हुआ, तो एम्प्लीफिकेशन द्वारा। एम्प्लीफिकेशन किसके द्वारा होता है, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा होता है, जो आपने बीएससी 3rd सेमेस्टर में पढ़ा हुआ। तो उस पर एम्प्लीफिकेशन यानी कि बहुत सारी उसकी कॉपियाँ बनी। उसके बाद उसको क्या किया गया, सेपरेट किया गया, यानी कि उसको प्यूरीफाइड किया गया। तो प्यूरीफाइड किसके द्वारा हुआ, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा होता है। फिर उसके बाद उसको छोटे बड़े कंटेनर में, यानी कि वैक्सीन लेवल की, जो वैक्सीन साइज के क्या होते हैं, कंटेनर होते हैं, छोटी छोटी ट्यूब्स होती है, उसमें उसको क्या क्या स्टोर कर लिया जाता है। फिर उसको क्या क्या इंजेक्शन के रूप में या फिर जो भी उसका यूज होगा, उसका उपयोग किया जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं जो आपका प्लाज्मिड होता है, उसमें क्या क्या करेक्टर होते हैं। तो ये नेटिव प्लाज्मिड होता है, यानी कि आपके बैक्टीरिया में ही पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमस डीएनए बोलते हैं। ये क्या होते हैं, ऑटोनोमस होते हैं, क्योंकि इनमें रिप्लिकेशन पावर क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। ये डीएनए की ही तरह होता है, क्योंकि ये सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड होते हैं, और इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होता है। ठीक, इतनी होती है प्लाज्मिड की खासियत, यानी कि इतने प्लाज्मिड पे खूबियाँ पाई जाती हैं। अब उसी को अगर आप अपने लैंग्वेज में या फिर एक अलग तरीके से उस मैकेनिज्म को समझना चाहें, तो एक और तरीका है उसको समझने के लिए। ठीक, सपोज करिए कि आपके बॉडी में या फिर हमारे बॉडी में, ठीक, डायबिटीज़ है, इंसुलिन का फॉर्मेशन कम हो रहा है। तो मैंने क्या किया कि उस इंसुलिन वाले जीन को, जो जीन ट्रांसफ़र करा है, अब ये हमारी बॉडी से निकाला नहीं जाएगा। तो क्या किया गया कि जो माउस होते हैं, जो चूहे होते हैं, उसके डीएनए को निकाल लिया गया। ठीक, अब
सब पता चल रहा है कि ये उसके पैनक्रियाज से निकला, ये जो है कि आपके इंसुलिन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक। अब उसको निकाल लिया गया। अब पता चला कि इस वाले पार्ट में, इस जो इतना ढेर सारा पार्ट है, इस ढेर सारे पार्ट में केवल 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 3, सपोज करिए ये इतना ही फंक्शन है, यानी कि यही आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इतने ही आपके क्या करें प्रोडक्ट का बनाएंगे। तो उसको क्या करेंगे आप लोग, काट लेंगे। काटने को आरी के द्वारा काटेंगे। आरी को पूरा नाम क्या है, आरी को हम लोग बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब ये आरी के माध्यम से इस डीएनए को क्लिप्ड कर दिया गया, काट लिया गया। अब उस कटे हुए डीएनए को हम लोग क्लिप्ड डीएनए या फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट या फिर डिजायर्ड जीन बोलते हैं, ठीक। इतनी बातें ध्यान लीजिएगा। जो क्लिप्ड डीएनए है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, वो कहाँ से प्राप्त हुआ था, डीएनए के बड़े फ्रेगमेंट को काटने के बाद किससे काटा गया था, रिस्ट्रिक्शन एंडोल न्यूक्लियस के द्वारा, रिस्ट्रिक्शन एंडोल न्यूक्लियस के द्वारा काटा गया, जिसको आरई बोला जाता है, ठीक। तो अब मान लीजिए आपको डिजायर्ड जीन मिल गया, यानी कि जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल गया। अब इसको क्या करना है, प्लाज्मिड के साथ जोड़ना है, ठीक। तो प्लाज्मिड ले लिए आप लोग, ठीक। सपोज करिए प्लाज्मिड है। अब प्लाज्मिड में यहाँ से आप प्लाज्मिड को काट देंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड करना है, ठीक। तो यह कट गया, यह किसके द्वारा ये कटा, ये भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा, आरई के द्वारा कटा। तो ये प्लाज्मिड वेक्टर है जो क्या करेगा, वाहक का काम करेगा, आगे चल के क्लोनिंग का काम करवाएगा, ठीक। अब यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट आपका ऐड हो जाएगा। जब जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड हुआ तो उसके लिए एक एंजाइम की आवश्यकता होती है जोड़ने के लिए, जिसको करते हैं लाइगेज। लाइगेज की सहायता से आप स्क्रिप्ट डीएनए या फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट को प्लाज्मिड के साथ जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद ये क्या हो जाएगा, जोड़ने के बाद ये जो है कि आपका बन जाएगा क्या, डीएनए विथ प्लाज्मिड। डीएनए विथ प्लाज्मिड यानी कि डीएनए इंटरेस्ट, आप जो डीएनए है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसके साथ कौन है, प्लाज्मिड है। अब इस प्लाज्मिड को हम लोग क्या बोलेंगे, जो जीन के साथ जुड़ गया, जो जीन के साथ जुड़ गया, यानी कि इस प्लाज्मिड के साथ जो आपका जीन जुड़ गया, ठीक, इंसुलिन वाला जीन, उसको हम लोग आर डीएनए या फिर रिकम्बिनेंट डीएनए बोलेंगे। डीएनए तो सभी है, लेकिन इसमें कौन सा जुड़ा, फॉरेन डीएनए आके जुड़ गया, यानी कि दूसरा डीएनए आके किस पे जुड़ गया, आपके वेक्टर पे। तो वेक्टर पे जब दूसरा आके जुड़ गया, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आर डीएनए या फिर रिकम्बिनेंट डीएनए, ठीक, या फिर चाइमेरिक डीएनए इसको भी बोलते हैं, ठीक। तो इसके 3 नाम है आपके, आर डीएनए, रिकम्बिनेंट डीएनए और चाइमेरिक डीएनए, ठीक। अब इस चाइमेरिक डीएनए को क्या करेंगे आप, ई कोलाई बैक्टीरिया में डाल देंगे। अब ये ई कोलाई बैक्टीरिया क्या करेगा, ये ई कोलाई बैक्टीरिया में पीसीआर की प्रोसेस होगी, यानी कि क्लोनिंग की प्रक्रिया होगी। बार बार ये अपने आप को डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, क्लोनिंग करेंगे। तो क्लोनिंग किसके द्वारा होता है, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा होता है। पहली टॉपिक होती जो इसमें 4 स्टेप होते हैं, एम्प्लीफिकेशन होता है। तो पहले एम्प्लीफिकेशन होता है जो क्या करता है, क्लोनिंग का काम करता है। तो बहुत सारी कॉपियाँ बनाएगा पीसीआर की सहायता से, बहुत सारी कॉपियाँ बन जाएगी, लाखों सैकड़ों करोड़ों के अमाउंट में क्या होगी, कॉपियाँ बन जाएंगी, ठीक। मान लीजिए कापियाँ बन गई। तो अगर आप पीसीआर नहीं पढ़े हैं कि पीसीआर कैसे वर्क करता है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए, बीएससी 3rd सेमेस्टर जूलॉजी के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे आपको पीसीआर की टॉपिक मिलेगी, ठीक। आप थंबनेल पे ही लिखा होगा पीसीआर, तो आप पीसीआर एक बार ओपन करके देख लीजिएगा, ठीक। तो किस में डाला गया आपको, ई कोलाई बैक्टीरिया में डाल दिया गया है, जो जिसका पूरा नाम होता है इस्करिचिया कोलाई, एक्सेल्सिया कोलाई होता है। अब ये क्या करेंगे, इस एम्प्लीफिकेशन का काम किया, बहुत सारे प्रोडक्ट बन गए। तो ये सारे प्रोडक्ट कहाँ बने, एक कल्चर मीडियम में बनाए गए। कल्चर मीडियम क्या होता है, एक बीकर होता है, ठीक, या फिर बड़ा सा कंटेनर होता है, उसमें ये सारे प्रोसेस हो रही हैं, ठीक। ये सब जो चीज़ें थी, ये फाइन स्ट्रक्चर जी थी, यानी कि ये छोटी बहुत प्रोसेस थी जो माइक्रोस्कोप के माध्यम से हुई थी। अब ये जो क्लोनिंग का प्रोसेस है, ये थोड़े से बड़े अमाउंट में होने लगे, क्योंकि ये बहुत सारे कॉपियाँ बना के लार्ज अमाउंट में हो गए, लीटर में आ गए, यानी कि 1000 लीटर में आ गया, यानी कि 1000 लीटर में आ गए। तो ज़्यादा अमाउंट में चीज़ें हो गई। अब इसको कल्चर मीडिया में क्या किया गया, कल्टिवेट किया गया, कल्चर किया गया, इसका प्रोडक्शन किया गया। अब आगे क्या होगा, अब इससे क्या होगा, इसको प्यूरिफाई किया जाएगा। प्यूरिफाई किसके द्वारा होगा, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के माध्यम से होगा, ठीक। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के माध्यम से क्या होगा इसका, तो आप कहेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के माध्यम से इसका प्यूरिफिकेशन होगा। और ये आपका जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि, ठीक, जैसे मान लीजिए आपकी एक टेक्निक है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसमें एगारोज जेल भरा रहता है, ठीक, जो रेड एल्गी से प्राप्त किया होता है, ठीक, जो रेड एल्गी से मिलता है।
अब इसमें क्या होता है, एक तरफ एनोड होता है, एक तरफ इस तरफ एनोड होता है और इस तरफ क्या होता है, कैथोड होते हैं। ठीक, अब इस पे क्या होगा कि एथ्रीडियम ब्रोमाइड डाला जाएगा, इसमें एथ्रीडियम ब्रोमाइड डाला गया जो क्या होगा, जो उसके बड़े बड़े फ्रेगमेंट होंगे। ठीक, जो आप ये प्रोडक्ट आप जो कल्चर मीडियम उगाए, जो बड़े प्रोडक्ट होंगे वो कहाँ हो जाएंगे, वो ऊपर हो जाते हैं, और जो छोटे छोटे प्रोडक्ट होते हैं वो नीचे आपके बैठ जाते हैं। ठीक, छोटे वाले नीचे रह जाते हैं और बड़े बड़े ऊपर हो जाते हैं। तो बड़े बड़े को क्या किया जाता है कि स्पोर के माध्यम पे पोर होता है, उसके माध्यम से इसको बाहर निकाल लिया जाता है, और इसी के माध्यम से ही हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को, यानी कि अपने जो कल्चर किए रहते हैं, उसी के माध्यम से डालते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो छोटे होते हैं वो नीचे, बड़े वाले ऊपर हो जाते हैं। इसमें एगारोजेल होता है। तो जो जो रेड एल्गी से प्राप्त होता है, इस प्रक्रिया को, किस प्रक्रिया की, जो छोटे वाले नीचे है और बड़े वाले ऊपर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इवेशन कहते हैं, इवेशन। ठीक, इवेशन। ठीक, इवेशन कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि छोटे वाले बड़े नीचे रह जाते हैं और बड़े वाले ऊपर, जिसके माध्यम से उसको पार कर लिया जाता है और उसको निकाल लिया जाता है। उसके बाद उसको क्या किया जाता है, प्यूरिफाइड हो गया, जो इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा क्या हो गया, प्यूरिफाइड हो गया। अब प्यूरिफाइड होकर छोटे छोटे कंटेनर में उसको रख दिया जाता है। ठीक, छोटे छोटे शीशियों में, छोटे छोटे डिब्बियों में, या फिर जो भी जैसी प्रोडक्ट होंगे उस हिसाब से उसको रख दिया जाता है। फिर उसको वैक्सीनेशन के रूप में या फिर जैसी जिसकी आवश्यकता होगी उस प्रकार से उसको यूज किया जाता है। ठीक, डिजाइन, अगर इंसुलिन है तो उसको इंजेक्शन के रूप में काम किया गया, और कोई एंजाइम है तो उसको दूसरे पर्पस, जिस पर्पस से बनाया जाएगा उस प्रकार से उसको उपयोग किया जाएगा। ठीक, अब आगे बात करते हैं कि इसका जो लैंग्वेज होगा, जिसको लिखने की विधि, किस प्रकार से आप लिखेंगे इतनी सब चीज़ों को। ठीक, तो इतनी सब चीज़ों को लिखने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, तो इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, डिजायर्ड जीन, ORR जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड वेक्टर डीएनए, जिसको प्लाज्मिड बोलते हैं, आर आइसोलेटेड, इसको क्या किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है। ठीक, अलग किया जाता है। ठीक, दिस डीएनए क्लिप्ड, और डीएनए को क्लिप्ड किया जाता है, काटा जाता है, किसके द्वारा, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के द्वारा, जिसकी सारी टॉपिक मैंने आपको अच्छे से बताई थी कैसे काटा जाएगा। ठीक, जो उसके बाद क्लिप्ड डीएनए बचा उसको जीन ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, या फिर आपको डिजायर्ड जीन बोलते हैं। अब उसको क्या करेंगे, उस डिजायर्ड जीन को आप इंटरेस्ट को, या फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट बोलिए, या फिर डिजायर्ड जीन बोलिए, उसको आप क्या करेंगे, डीएनए के साथ जोड़ देंगे। कौन से डीएनए होगा, तो आपका होगा प्लाज्मिड होगा, प्लाज्मिड के साथ उसको जोड़ देंगे, जो क्या बनाएगा, आरडीएनए बनाएगा। ठीक, इस प्रोसेस को हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं। ठीक, उसके बाद क्या होगा, जो आपका रिकम्बिनेंट डीएनए बना उसको आप एक होस्ट में प्रोड्यूस कर देंगे, जिसका नाम है ई कोलाई बैक्टीरिया, ई कोलाई, इक्सेरिचिया कोलाई, उसमें आप लोग क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करा देंगे। तो वहाँ पे क्या होगी, जो रिकम्बिनेंट डीएनए है वो कल्चर मीडियम में, उसको मीडियम में क्या करेगा, प्रोड्यूस कराया जाएगा, यानी कि वहाँ पे उसका प्रोडक्शन होगा, और ढेर सारे अमाउंट में क्या बनेगा, ढेर सारे अमाउंट में आपके रिकम्बिनेंट डीएनए बनते चले जाएंगे। फिर उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के माध्यम से क्या हुआ, अलग कर लिया जाएगा। ये चीज़ें किसके लिए होती है, ह्यूमन वेलफेयर के लिए, ह्यूमन के भलाई के लिए। ठीक, तो मैंने बताया कि दीज रिकम्बिनेंट डीएनए कंटेनिंग कल्चर्ड ऑन कल्चर मीडियम टू प्रोड्यूस डिजायर्ड प्रोडक्ट। ठीक, क्यों कल्चर मीडियम में मतलब उसका प्रोडक्शन होता है, तो डिजायर्ड प्रोडक्ट के लिए उसको वहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक, और जो उसके बाद डिजायर्ड डीएनए बनता है उसको प्यूरिफाइड करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के माध्यम से, कि किसके लिए वो होता है, तो ह्यूमन वेलफेयर के लिए, ह्यूमन की भलाई के लिए। आगे क्या होता है, आप लिखेंगे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वाइडली यूज इन, जो आपका रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हुआ वो किस किस फील्ड में ज़्यादा यूज होता है, तो डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, कोई अगर डिजीज हुआ है तो उसके सुधार के लिए, उस पर ट्रीटमेंट के लिए। ठीक, ट्रीट ऑफ डिजीज, किसी रोग को उपचार के लिए, फर्टिलिटी कंट्रोल करने के लिए, डेवलपमेंट ऑफ डिजीज के लिए, डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी, यानी कि ऐसी आप वैरायटी उत्पन्न करिए जिसमें डिजीज ना हो, तो उस जैसे प्लांट को, उस जैसे क्रॉप को ग्रो कराने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद बीटी क्रॉप में होता है, ड्रग्स में होता है, प्रोडक्शन के लिए होता है, जीन थेरेपी में होता है, बहुत सारे चीज़ों के लिए इसका उपयोग होता है। ठीक, तो ये आपकी पूरी बातें रही RDNA टेक्नोलॉजी, मैनिपुलेशन और बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। अगले लेक्चर में हम लोग इसी की आगे जो कि टूल्स पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी में कौन कौन से टूल्स होते हैं, कौन कौन से एंजाइम होते हैं, और अच्छे से उसके बारे में समझेंगे, और इसके आगे के टॉपिक को हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे।
तो यहाँ पे मैंने आपको जो जो बातें बताई एक बार फिर से आपको रिवाइंड करा देते हैं। तो मैंने पहले बताया कि जीन मैनिपुलेशन क्या होता है, जो आपको अच्छे से मैंने समझाया। फिर बताया कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी के फादर कौन है, इंडियन कौन है बायोटेक्नोलॉजी के। फिर उसके बाद मैंने आपको रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बताया, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बताया, उसके मैकेनिज्म को समझाया। ठीक, मैकेनिज्म के बाद बताया कि उसके क्या क्या यूज है, यूज को भी बताया, जो आपको लास्ट में पूछा गया था उसके यूज भी बताना है आपको। ठीक, तो यूज भी आपको बता दिया। इस प्रकार से आपका ये टॉपिक आज कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में हम आपको जो है कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी का जो है कि टूल्स बताएंगे कि कौन कौन से टूल्स हैं जो आपके आरडीएनए टेक्नोलॉजी या फिर बायो टेक्नोलॉजी में यूज होता है। ठीक, तो इस प्रकार से आपकी ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि आपके एक लाइक एक शेयर से सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलता है कि हम आगे वीडियो को बनाएं और आप तक के अच्छी अच्छी नॉलेज पहुंचाते रहें। ठीक, और अगर आपके कोई डाउट कोई क्वेश्चन रह जाती है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9598308044 पे 8044 पे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करके आप अपने डाउट क्वेश्चन को हमसे पूछ सकते हैं और पीडीएफ नोट्स भी वहीं से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, मिलते हैं अगले लेक्चर में, आपके साथ बने रहिए।